प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 12वां पाठ दोहे के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको। बच्चों, मैं इनको सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊंगी जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, दोहे के प्रश्न उत्तर के हल। पहला प्रश्न है, संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है? चलिए बताइए, आपको क्या लगता है कि हम संसार के जितने भी लोग हैं उनको अपना किस प्रकार बना सकते हैं? बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि हम पैसे देके संसार के सभी लोगों को अपना बना सकते हैं तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं उन्हीं को पैसा देकर हम अपना बना सकते हैं, वो भी कुछ थोड़े ही समय के लिए। लेकिन अगर हम लोग मीठी बोली बोले या उन लोग से अच्छे से बात करें तो हम लोग संसार के सभी लोगों को अपना बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मीठी बोली बोलकर संसार को अपना बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको इस बात समझ में आई? दूसरा प्रश्न है, साधु की तुलना किससे की गई है और क्यों? आपको याद है वो साधु वाला दोहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। मतलब हमें साधु ऐसा चाहिए जैसा कि सूप होता है। ठीक है, और सूप क्या होता है? ये एक तरह का बर्तन है, मतलब एक चालने की वस्तु है जिससे हम लोग सामान को चालते हैं या फटकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? साधु की तुलना सूप से की गई है। अच्छा, अभी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार सूप किसी भी चीज़ के अंदर जो भी गंदगी होती है उसको बाहर फेंक देता है और साफ़ सुथरे सामान को अपने अंदर ही रखता है। ठीक है, क्योंकि ये सूप की खासियत होती है कि अगर हम किसी अनाज में कोई गंदा चीज़ हो गया है तो आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सूप से फटक देते हैं और जो भी अच्छा चीज़ है वो अंदर रहता है और जो ख़राब चीज़ है वो जैसे गंदा हुआ, उसका खाल हुआ, कुछ भी हुआ, वो नीचे गिर जाता है। यही सूप की खासियत होती है। उसी प्रकार साधु को भी होना चाहिए। ठीक है, कि उसी प्रकार साधु भी अच्छी बातों को अपने अंदर रखते हैं और ख़राब बातों को क्या करते हैं बच्चों? मन से निकाल देते हैं। जिस प्रकार सूप खराब वस्तु को नीचे फेंक देता है उसी प्रकार साधु क्या करते हैं? किसी की खराब बात को अपने मन से निकाल फेंकते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरों की भलाई करने वाले बड़े लोग होते हैं। रहीमदास ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है? ठीक है, मतलब जिसके पास पैसा होता है बच्चों वो बड़े लोग नहीं होते हैं, वे अमीर लोग होते हैं। बड़े लोग कौन होते हैं? जो दूसरों की भलाई करते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई बड़े और अमीर में? बड़े लोग वैसे होते हैं जिनकी हम लोग अंदर से इज्जत करते हैं। अगर आप किसी को ऐसे आदमी को देखें कि जो गरीब की सहायता कर रहा है तो आपके अंदर उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, भले ही वो आदमी गरीब ही क्यों ना हो लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा आदमी बन जाएगा। इस बात को समझाने के लिए रहीमदास क्या उदाहरण दे रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे? दूसरों की भलाई करने वाले बड़े लोग होते हैं। इसको समझाने के लिए रहीमदास एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। किसका उदाहरण रखते हैं? भगवान कृष्ण और उनके गरीब दोस्त सुदामा की। कृष्ण द्वारिका के राजा थे और उनके दोस्त एक गरीब ब्राह्मण। पर कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को बहुत सारा धन दौलत देके उनकी मदद की और उनकी गरीबी सदा के लिए दूर कर दी। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था कि जो भगवान कृष्ण हैं उनको तो हम लोग सब जानते हैं, वो द्वारिका के राजा भी थे। अमीर होने के साथ साथ वो एक बड़े आदमी भी थे। उनके मन में गरीबों के लिए बहुत ही ज़्यादा दया थी, भावना थी। उनके एक दोस्त थे सुदामा। ठीक है, वो जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, तो वो लेकिन वो क्या थे बच्चों? बहुत ही ज़्यादा दरिद्र थे, मतलब गरीब थे। एक बार वो अपने दोस्त कृष्णा से मिलने उनके द्वारिका नगरी आते हैं। जब कृष्ण भगवान सुदामा की वो दयनीय हालत देखते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा दया आती है और वो क्या करते हैं? उनको बोल के नहीं, उनको बिना बताए उनको बहुत सारा धन दे देते हैं, उनके लिए एक महल बनवा देते हैं। जब सुदामा कृष्ण से मिलकर अपने घर वापस जाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि उनकी जो कुटिया है वो महल में बदल गई है और उनके पास बहुत सारा धन आ गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है? सामर्थ्य क्या होता है? जो हमारे करने लायक है, ऐसे चीज़ को हम लोग सामर्थ्य कहते हैं। चाहे वो शक्ति से हो, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो पैसे से हो, सब चीज़ में हमारा सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हमें कभी दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और हमेशा सफलता ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप एक बोरा उठा सकते हैं। ठीक है, मान लो 25 किलो का बोरा है और आप उसको उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप मतलब कि ऐसे ही बोल दिए कि अरे मैं तो 2 बोरा उठा सकता हूँ, तो क्या आप 2 बोरा उठा पाएंगे? 2
बोरे का वेट 50 केजी हो जाएगा। तो उस समय अगर सब दोस्त आपको बोल दिया कि अच्छा उठा के दिखाओ, आप नहीं उठा पाए तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा शर्म आएगी ना, क्योंकि आप तो एक ही बोरा उठा सकते हैं। इसीलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और बिना मतलब की फजूल की डींगेबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, 5 नंबर में दिया हुआ है कि जो लाइन सही है उसके आगे सही का और जो लाइन गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, क में दिया हुआ है जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आपको एक ड्रेस चाहिए, आपको एक ड्रेस पाने की इच्छा हो रही है। अब आपको ये हमेशा चिंता रहेगी कि हमको मम्मी कब दिलाएगी, हमको पापा कब दिलाएंगे, तो आप उसी के बारे में दिन भर सोचते रहिएगा और उसी के बारे में चिंता करते रहिएगा। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। ख में दिया हुआ है हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। अनुकूल मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब उसी के जैसी बातें करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके परीक्षा की चल रही है, ठीक है, तो आपको हमेशा कैसी बात करनी चाहिए, परीक्षा के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, सर से उसके नोट्स के बारे में ही सब बात करनी चाहिए। ये नहीं कि कौन सा टीवी में फिल्म दे रहा है या हम लोग कब फिल्म देखने जाएंगे, हम लोग कब पार्टी करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके आगे सही का निशान लगा लीजिए। ग में दिया हुआ है हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर आप पहले काम कर लेंगे उसके बाद अपना सामर्थ्य देखेंगे? नहीं, हमें पहले अपना सामर्थ्य देखना चाहिए कि हमसे ये काम होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तभी उसमें हाथ बढ़ाइए, नहीं तो उस काम से बाबा ना बोल दीजिए कि नहीं ये मेरे सामर्थ्य से बाहर का काम है। तो ये लाइन गलत है, इसके आगे गलत का निशान लगा दीजिए। घ में दिया हुआ है समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए। नहीं, अधीर होना मतलब बच्चों होता है कि पेशेंस खो देना, अपने धैर्य को खो देने को हम लोग अधीर होना कहते हैं। तो आप किसी काम के लिए अगर अधीर होंगे तो वो काम क्या समय से पहले हो जाएगा? नहीं होगा। हम कितना भी धैर्य खो दे, अपना माथा पटक दे, फोड़ दे, फिर भी समय के अनुसार ही बच्चों सब काम होता है। ठीक है, क्योंकि सृष्टि सब चीज़ का एक नियत समय बनाई है और उसी समय के अनुसार सबका काम होता है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या सोचेंगे कि वो दौड़ने लगे, ये संभव है? नहीं संभव है। वो समय आएगा तभी वो उठ के बैठेगा, फिर चलेगा और फिर उसके बाद वो दौड़ेगा। इसीलिए समय से पूर्व कोई काम नहीं होता, इसमें आप गलत है, इसको गलत का निशान लगा दीजिए। इसके बाद बच्चों दिया हुआ है बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम लोग बातचीत के जरिए ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ को आपको समझना है कि प्रश्न क्या है और इसका उत्तर आपको कैसे और क्या देना होगा। पहला प्रश्न है तुच्छ व्यक्तियों से बैर और दोस्ती क्यों अच्छी नहीं होती? अब ये तुच्छ व्यक्ति कौन होते हैं? तुच्छ व्यक्ति बच्चों वैसे लोग होते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी होती है। ठीक है, वो अच्छी चीज़ें कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बच्चों तुच्छ व्यक्ति कहा जाता है। जिनकी सोच बहुत छोटी है बच्चों, उनके से ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। अगर आप दोस्ती करिएगा तो आप खुद ही गड्ढे में जाइएगा और ऐसे लोगों से अगर दुश्मनी करिएगा तो भी गड्ढे में जाइएगा। इसलिए हमें तुच्छ जिसकी सोच छोटी है वैसे व्यक्तियों से ना दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए। इसका उदाहरण बच्चों कवि कैसे दे रहे हैं? कुत्ते से दे रहे हैं कि जैसे कुत्ता अगर हमें काट लेता है तो हमें रोग हो जाता है, लेकिन अगर वो हमें चाट भी लेता है प्यार से तो भी हमको क्या कर देता है बच्चों? उसके लार्वा में एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिससे कि हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए हमें तुच्छ व्यक्तियों से ना दोस्ती रखनी चाहिए और ना दुश्मनी। दूसरा है रहीम ने साहो के साह किन किन विशेषताओं को उजागर किया है। अब इस साहो के साह क्या होते हैं बच्चों? साहो के साह मतलब शहंशाह होते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था बच्चों, हम लोग का जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन वो छोटे छोटे प्रांतों की रक्षा करने के लिए भी एक बहुत बड़ा राज्य होता है जिसको हम लोग शहंशाह कहते थे। उर्दू में और हिंदी में कहे तो महाराजा। ठीक है, तो महाराजा वो राजा होते हैं जो छोटे छोटे राजा को अपने संरक्षण में रखते थे। अब शहंशाह के लिए रहीमदास क्या बोल रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह और जिनको कछु न चाहिए वो साहो के साह। मतलब शहंशाह वैसे व्यक्ति होते थे बच्चों जिनके पास इतना कुछ होता था कि उनको अब कुछ और चाहिए ही नहीं था। मतलब उनको कि चाहने की इच्छा उनकी ख़त्म हो जा गई थी, और उनकी जब इच्छा ख़त्म हो गई थी तो उनके अंदर जितनी मन की शांति उनको मिल गई थी। ठीक है ना, क्योंकि मन तो बेपरवाह हो गया था, उनके अंदर किसी चीज़ की परवाह ही नहीं बची थी। तो ये सारे गुण रहीमदास शहंशाह का बता रहे हैं कि उनके अंदर की जो चिंता होती है वो मिट जाती है, वो बेपरवाह हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो गुण होते हैं वो शहंशाह में होते हैं।
तीसरा है, अवसर के अनुकूल बात न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका परीक्षा चल रहा है, आप परीक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, टीवी देख रहे हैं या टीवी की बातें कर रहे हैं, फिल्म की बातें कर रहे हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा आप बताइए। सोच के बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इसका असर आपके एग्ज़ाम पे क्या पड़ेगा। आपके कम नंबर आएंगे, आप फेल हो जाएंगे, है ना, यही तो होगा। तो इसी प्रकार बच्चों क्या करनी चाहिए, हमेशा अवसर के अनुसार ही काम करनी चाहिए या बात करनी चाहिए। ठीक है, आप बात समझ गए। चौथा है, समय से ही सब कार्य होते हैं। इस बात को समझाने के लिए आप कौन कौन से उदाहरण देना चाहेंगे। अब समय पे ही सारा काम होता है, आपको तो पता है कि समय पे ही आपकी परवरिश होगी, समय पे ही आप बड़े होंगे, समय पे ही आपकी शादी होगी, समय पे ही आपके बच्चे होंगे और फिर समय पे ही आप बूढ़े हो जाएंगे और समय आने पे लोग बच्चों मर भी जाते हैं। तो सारा काम जितना होता है बच्चों सारे समय पे ही होता है। अब इस बात को समझाने के लिए आप कौन कौन सा उदाहरण देंगे। आप उदाहरण ये भी दे सकते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो धीरे धीरे ही उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, वो एक बार ही एकाएक बड़ा नहीं हो सकता है। ये तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप एक पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहेंगे कि आम अभी लगाए हैं 2 महीना में आम फड़ने लगे और अब खा लीजिएगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आम का पेड़ बड़ा होने में टाइम लगेगा, कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। और मान लीजिए 5 साल भी हो गया तो क्या आप उसे ठंडे में खा सकते हैं? नहीं बच्चों, ठंडे में आम नहीं होता है, आम गर्मी में होता है। इसलिए जब ठंड रहेगी तो आम नहीं होगा, आपको गर्मी के सीज़न का इंतज़ार करना होगा। जब गर्मी आएगी तो अपने साथ ढेर सारा आम लेकर आएगी। इसी प्रकार बच्चों सब काम कैसे होता है, समय के अनुकूल ही होता है, समय के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों अनुमान और कल्पना है। आपको कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, आपको सोचिए कि आपके साथ वैसा घटित हो रहा है तो उस समय आप क्या करिएगा। ठीक है, कल्पना के द्वारा आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मान लीजिए कि आपके पिता आपको जेब खर्च के लिए हर महीने 100 रुपये देते हैं, आप उसे किस तरह खर्च करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पापा आपको पॉकेट मनी में हर मंथ 100 देते हैं, तो आप इसको किस प्रकार खर्च करना चाहेंगे, आप सोच के बताइए। वैसे करेंगे तो वही जो आपका मन करे, पर अब दूसरों को बताने के लिए आप बोल देते हैं ना, अरे 100 रुपया देंगे तो मैं उसे तो पढ़ाई खर्च करता हूँ, कभी कॉपी किनता हूँ, कभी पेन किनता हूँ, और उससे चॉकलेट तो मैं कभी नहीं खाता, पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं करता, है ना। पर बच्चों पैसे को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पैसे को हमेशा संभाल के रखनी चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रयोग करें, खुद के लिए, दूसरों के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी दिए हुए पैसे को इस तरह से बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है, बाज़ार से सब्जी खरीदते समय, स्कूल की फ़ीस भरते हुए, नाटक की तैयारी करते समय कौन कौन सी बातें करना अवसर के अनुकूल नहीं होगा। हर स्थिति के लिए 2-2 बातें बताइए। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है जिसके अनुसार आपको बताना है कि उस समय आपको कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि आप बाज़ार में सब्जी खरीदते समय, जब आप बाज़ार में सब्जी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि कौन सी सब्जी ले, ताज़ा है, ख़राब है। और उस समय कोई आपसे कहे कि चलो चलो हम लोग फिल्म चलते हैं, ठीक है, तो आपको क्या कैसा लगेगा कि आपका दिमाग तो सब्जी खरीदने पे है। या मान लीजिए कोई आपसे कहे कि अरे यार उस आदमी के घर में क्या चल रहा है बताओ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो काम उस समय का नहीं है, वो फ्री का काम है। अभी तो आप सब्जी खरीद रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ सब्जी खरीदने पे, कि कहीं सब्जी वाला आपसे ज़्यादा पैसे ना ले, आपको पैसे के बदले खराब सब्जी ना दे। उसी समय अगर आप स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल की फ़ीस जमा करने जा रहे हैं और आप स्कूल की फ़ीस जमा कर रहे हैं, आपके बगल में कोई आपका फ्रेंड खड़ा है और आप अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं और वो आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, अरे पता है आज के न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था कि जो हमारे पीएम है ये काम किए, चाहे हम लोग के जो देश है वो इस तरह पीछे जा रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आप तो उस समय सिर्फ फीस भर रहे हैं और आपका ध्यान उस फॉर्म में है कि कहीं फ़ीस में पैसे जो दिए हैं वो गलत ना भर जाए, अकाउंट नंबर कहीं ना गलत भर जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा कंडीशन दिया हुआ है, नाटक की तैयारी करते समय। मान लीजिए कि आप एक नाटक कर रहे हैं, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, डायलॉग्स सब याद कर रहे हैं, उसी समय आपका एक दोस्त आके बोल रहा है, अरे यार कल टेस्ट का तुमने तैयारी की है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो क्या आपको कैसा लगेगा?
अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ की बच्चों एक समय होता है। पढ़ाई का भी अपना समय होता है, मस्ती का भी अपना समय होता है। और ना हमें मस्ती के समय पे पढ़ाई करनी चाहिए, ना पढ़ाई के समय में मस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरे अनुसार था। अगर आपको लगता है कुछ और बातें हो सकती है तो आप उसमें वो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाषा की बात आती है। ठीक है, भाषा की बात में हम लोग व्याकरण के पोर्शन को करते हैं। यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ है, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए और समझिए। ठीक है, उसको जो नीचे 2 उदाहरण दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसको फिर समझना है। एक में क्या दिया हुआ है, काका काको धन हरे कोयल काको देत। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो क है वो क्या है, बार बार आ रहा है। कागा में भी क आ रहा है, काको में भी आ रहा है, कोयल में भी क है और काको में भी क है। इस प्रकार जो क है वो बहुत बार आया है। दूसरा में क्या है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। इसमें भी जो है वो 2 बार आया है, चाह में भी आया है, चिंता में भी आया है। तो बच्चों इसका तो कुछ ना कुछ कारण होगा कि एक वर्ण जो है वो बार बार आ रहे हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं कि जो एक वर्ण है वो बार बार क्यों आ रहा है। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में क वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है और दूसरी में च का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये क्या हो रहा है बच्चों, जब एक वर्ण का उच्चारण एक साथ कई बार होता है तो उससे क्या होता है, जो भाषा है वो जो लाइन है उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक लाइन है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात पे चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें भी, इस लाइन में भी क्या है बच्चों, च बार बार आया है, जिससे कि सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो लाइन है उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही है। ऐसे तो इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन बोलने में कितना मज़ा आ रहा है ना। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये क्या है, ये कुछ है नहीं, बस ये भाषा है और भाषा में इसमें ख का उच्चारण होने से इसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ जाती है ना। इसको बच्चों क्या कहते हैं, जब एक ही जो ध्वनि है, एक ही जो वर्ण है उसका उच्चारण बहुत बार होता है एक ही लाइन में, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब ये अनुप्रास अलंकार क्या होता है, पहले मैं आपको अलंकार बता देती हूँ कि अलंकार क्या होता है। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है गहना। जैसे कि कोई भी स्त्री या नारी अगर गहने से सजी रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप खुद एक ऐसे ही सीधी सादी बिना किसी गहने से खड़ी औरत को देखिए और एक पूरे गहने से सजी हुई औरत को देखिए, आपको कौन अच्छी लगेगी? जो गहने से सजी हुई है वो सुंदर लगेगी, है ना। कि जब कोई भी औरत या कोई भी लड़की गहने से सज जाती है तो उसकी सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार बच्चों, अलंकार से जो पहले ज़माने के कवि थे चाहे अभी के कवि हो, क्या करते हैं, अपनी जो दोहे हैं या अपनी जो लाइन है, अपनी जो कृति है उसको सजाते थे, जिससे कि उनकी जो कृति है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाए और वो लोगों की जुबान में चढ़ जाए। तो उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं। और अलंकार बच्चों 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो अनुप्रास अलंकार ही शब्दालंकार का ही एक उदाहरण है, जिसमें हम लोग शब्दों के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और जब एक वर्ण का उच्चारण बार बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको मैं अनुप्रास अलंकार बता दी, समझा दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग दूसरे नंबर पे जाते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में से ऐसे शब्दों को छांटिए जिसके आरंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई हो और साथ ही यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। अभी आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति मतलब होता है एक ही वर्ण का बार बार आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क में क्या दिया हुआ है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। ठीक है, तो इसमें किसका, आप कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है बच्चों, स की। साधु में भी स आया है, सूप में भी स आया है और सुभाए में भी स आया है। तो यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है ना। ख में दिया हुआ है, कारज धीरे होतु है काहे होत अधीर। ठीक है, तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है बच्चों, ह की। कहाँ कहाँ ह है, होतु में ह है में ह है, होत में ह है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ह वर्ण की आवृत्ति इस लाइन में बार बार हुई है ना। ग में दिया हुआ है, नीकी पे फीकी लागे बिन अवसर की बात। देखिए बच्चों, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन क ये शुरू में नहीं है, क क्या है, लास्ट में। जैसे नीकी में है, लास्ट में क आया है, उसके बाद फीकी में भी क आया है ना। तो इस प्रकार बच्चों, कभी कभी शब्द के शुरू में नहीं, शब्द के लास्ट में भी जो वर्ण होता है उसकी आवृत्ति को हम लोग लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। अब ये हिंदी रूप मतलब बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था कि जो कविता हम लोग पढ़ते हैं वो कोई ब्रज भाषा में होता था, कोई अवधी भाषा में होता था। और अवधी और ब्रज में बच्चों जो शब्द होते हैं वो हिंदी से थोड़ा अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्द दिए हुए हैं जिनको अवधी या ब्रज या मारवाड़ी में हम लोग कुछ और बोलते हैं और हिंदी में कुछ और। तो उन्हीं शब्दों के हिंदी रूप को लिखना है। क में दिया हुआ है काको। काको का हिंदी रूप होता है किसका, है ना। ख का होता है, ख में दिया हुआ है विचारी। विचारी मतलब विचारना या सोचना। ग में है सुभाय। सुभाय मतलब क्या, स्वभाव ही, ठीक। ख में कछु। कछु मतलब कुछ क्या होता है, कुछ ही होता है ना। अंग में दिया हुआ है कारज। कारज क्या होता है, कार्य होता है। साह। साह क्या होता है, शाह होता है, ठीक। सुनाए मतलब सुनना। तो ये थे ये सब शब्दों के हिंदी रूप, ठीक है। तो यह था आज का पाठ। बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई हुई बात समझ में आती है, आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार आपको पढ़ाई में मदद करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकें। आज के लिए इतना ही।